आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 114 नए लड़ाकू विमानों या खासकर राफेल लड़ाकू विमानों के लिए जो कि तकरीबन हम $22 बिलियन की लागत में खरीद रहे हैं फ्रांस के साथ, अब यहाँ पर कुछ नई रिपोर्ट सामने आना शुरू हुई हैं। इस डील के सामने कुछ ऐसी बाधा आ गई है जो सिर्फ कीमत की नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आज़ादी की लड़ाई बन चुकी है। देखिए, फ्रांस राफेल तो देगा, लेकिन क्या उसका सोर्स कोड देगा? क्या भारत को एसर रेडार की तकनीकी जानकारी मिलेगी? और आखिरकार आईसीडी यानी इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है? अगर भारत को ये तकनीक नहीं मिली तो भविष्य में अस्त्र, रुद्रम और दूसरी स्वदेशी मिसाइलों को राफेल में लगाने के लिए हर बार फ्रांस की अनुमति लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर भारत अपनी मांग मनवा लेता है तो ये राफेल ही नहीं बल्कि तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और उत्तम एसर रेडार जैसे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि पूरी डील कहां अटकी है, भारत क्या चाहता है और फ्रांस क्यों मना कर रहा है, और इसका भारतीय वायुसेना पर क्या असर पड़ सकता है। पहले हम समझते हैं कि 114 राफेल डील है क्या और ये अटकी कहां पर है। देखिए, भारतीय वायुसेना इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। इंडियन एयरफोर्स को 42 एक्टिव स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान में उनके पास 30 से 31 एक्टिव स्क्वाड्रन ही है। यानी भारत के पास आधुनिक लड़ाकू विमानों की लगातार कमी बढ़ रही है, और इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव दिया है। शुरुआत में ये एमआरएफए टेंडर के तहत होना था, लेकिन अब खतरे में है, और खबरें ये हैं कि सरकार इस खरीद को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल के अंतर्गत आगे बढ़ा सकती है। यानी सीधे भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच समझौता होगा। बताया जा रहा है कि इस डील की कीमत लगभग $22 बिलियन हो सकती है। इसके साथ ही भारत चाहता है कि 60% से ज़्यादा निर्माण भारत में ही हो और नागपुर स्थित दसाल्ट की सुविधा में स्थानीय उत्पादन किया जाए। लेकिन अब असली लड़ाई कीमत की नहीं, तकनीक की है। अब असली विवाद क्या है, ये आपको जानना ज़रूरी है। इस समय 3 बड़े मुद्दे सामने आए हैं। पहला है एसर रेडार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दूसरा है मिशन कंप्यूटर का सोर्स कोड, और तीसरा है इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी आईसीडी। और इन तीनों पर अभी तक पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है। अब एसर रेडार आईपीआर क्या है? राफेल में RBE-2 एसर रेडार लगा हुआ है और इसे दुनिया के सबसे आधुनिक रेडारों में से एक माना जाता है। ये रेडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, लंबी दूरी पर दुश्मन का पता लगा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद कर सकता है। लेकिन इसकी पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपीआर फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के पास है। भारत चाहता है कि इसे इस रेडार में भविष्य में बदलाव करने, अपग्रेड करने या आवश्यकता पड़ने पर दूसरा सिस्टम लगाने की स्वतंत्रता मिले, लेकिन फ्रांस इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, और यही पहला बड़ा विवाद है। दूसरा है सोर्स कोड। अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि सोर्स कोड होता क्या है। देखिए, सोर्स कोड की बात की जाए तो सोर्स कोड को आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर विमान एक शरीर है तो सोर्स कोड उसका दिमाग है। यही तय करता है कि कौन सा सेंसर कब काम करेगा, कौन सा हथियार कैसे लॉन्च होगा, रेडार किस तरह टारगेट लॉक करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, मिशन कंप्यूटर सारे मिशन सिस्टम को कैसे नियंत्रित करेगा। और अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो विमान आपका हो करके भी पूरी तरह आपका नहीं होगा, क्योंकि उसके सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम पर अब आपका नियंत्रण नहीं होता। अब भारत को सोर्स कोड चाहिए क्यों? देखिए, भारत लगातार स्वदेशी हथियार विकसित कर रहा है। प्रमाण के तौर पर हमारे पास आज अस्त्र मार्क 1 BBR मिसाइल है, अस्त्र मार्क 2 है, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, स्मार्ट वेपन है और भविष्य के लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है। और अगर भारत को सोर्स कोड नहीं मिलता तो इन हथियारों को राफेल में जोड़ने के लिए डसाल्ट और थेल्स की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी हर बदलाव के लिए विदेशी कंपनी पर निर्भर रहना पड़ेगा, और यही भारत नहीं चाहता। अब ये इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी आईसीडी क्या होता है? देखिए, आईसीडी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग आईसीडी और सोर्स कोड को लेकर एक जैसा धारणा बना लेते हैं और ये दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। आईसीडी का मतलब होता है इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। ये सोर्स कोड नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि विमान का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बाहरी सिस्टम से कैसे जुड़ेगा, कौन सा डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल होगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होंगे, पावर सप्लाई कैसी होगी। यानी ये इंटीग्रेशन का नक्शा होता है। अब आईसीडी मिलने से भारत को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर भारत को आईसीडी मिल जाती है तो डीआरडीओ और भारतीय कंपनियां नए पायलट्स, जिनको आप वेपन स्टेशन भी कहते हैं, एडॉप्टर्स, लॉन्चर्स, वेपन इंटरफेस स्वयं विकसित कर सकता है। और इसका मतलब होगा कि भारत अपने अस्त्र मिसाइल,
रुद्रम मिसाइल या दूसरे हथियारों को बेहतर तरीके से राफेल के साथ जोड़ सकेगा। हालांकि फिर भी पूरी स्वतंत्रता सोर्स कोड मिलने पर ही मिलेगी। आईसीडी आपको सब कुछ मुहैया नहीं करवा सकता, लेकिन फिर भी आईसीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी को लेकर इस समय विवाद भी चल रहा है। अब अगर हम SU-30 MKI के उदाहरण को ले लें तो भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। भारत पहली बार ऐसा फ्रांस के साथ नहीं करने जा रहा है, बल्कि रूस के साथ हमने SU-30 MKI डील में ये काम कर रखा है। जब भारत ने रूस से SU-30 MKI पर ब्रह्मोस मिसाइल लगवाई थी तो भारत को ज़रूरी इंटरफेस डेटा मिला था। भारतीय इंजीनियर्स ने विमान के नीचे नए स्ट्रक्चर बनाए, नए इंटरफेस विकसित किए और पूरा इंटीग्रेशन किया। और आज SU-30 MKI दुनिया का एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जो ब्रह्मोस जैसी भारी सुपरसोनिक मिसाइल को कैरी कर सकता है। भारत चाहता है कि राफेल के साथ भी कुछ ऐसी स्वतंत्रता मिले, क्योंकि भारत का कहना है कि हम भविष्य में ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस 2 और दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काम कर रहे हैं और इनका एयर लॉन्च वेरिएंट भी तैयार करेंगे। और ऐसे में अगर हमें उन्हें इंटीग्रेट करना पड़ा तो हम कब तक फ्रांस की तरफ देखते रहेंगे। हमें आखिरकार स्वतंत्रता चाहिए होगी और भारत यही चाहता है कि राफेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। अब फ्रांस मना क्यों कर रहा है? देखिए, ये सवाल जितना पेचीदा है उससे ज़्यादा पेचीदा इसका जवाब है। देखिए, अगर भारत इतना बड़ा ग्राहक है तो फ्रांस को सोर्स कोड तो दे देना चाहिए। तो फ्रांस सोर्स कोड मना क्यों कर रहा है? देखिए, कारण बहुत साफ है। सोर्स कोड में दशकों की रिसर्च छिपी होती है। रेडार एल्गोरिथम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लॉजिक हो गया, मिशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, थ्रेट लाइब्रेरीज हो गई, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, सेंसर फ्यूजन हो गया। ये सभी अत्यंत संवेदनशील टेक्नोलॉजीज हैं। फ्रांस को डर है कि अगर ये तकनीक बाहर गई तो रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए डसाल्ट एविएशन, थेल्स, सैफरान और MBDA इस जानकारी को साझा करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। तो भारत के लिए ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हमको पता है कि वो कंपनी नहीं देगी तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, भारत अब उत्तम ईसा रेडार बना रहा है, तेजस Mark 2 आने वाला है, एमका विकसित हो रहा है और सुपर सुखोई अपग्रेड भी प्रस्तावित है। अगर भारत को आधुनिक इंटरफेस और इंटीग्रेशन का अनुभव मिलता है तो फिर भविष्य के सभी भारतीय लड़ाकू विमानों को फायदा होगा। भारत विदेशी निर्भरता को तोड़ पाएगा और नई मिसाइलों को तेजी से जोड़ सकेगा और हर छोटे बदलाव के लिए विदेशी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या डील रुक जाएगी? फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता। डील पर बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच लगातार तकनीकी स्तर पर चर्चा हो रही है। संभव है कि भारत को पूरा सोर्स कोड ना मिले, लेकिन इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट, सीमित इंटरफेस एक्सेस या कुछ विशेष इंटीग्रेशन अधिकार दिए जाएं, यानी बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला होना अभी भी बाकी है। तो कुल मिलाकर के 114 राफेल की डील केवल नए लड़ाकू विमान खरीदने की डील नहीं रह गई है। अब यह भारत की तकनीकी संप्रभुता और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की परीक्षा बन चुकी है। और अगर भारत सोर्स कोड या कम से कम आईसीडी प्राप्त कर ले तब भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, भारत को फ्रांस के सामने झुकना चाहिए या फिर मजबूती के साथ फ्रांस के सामने इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट और सोर्स कोड को लेकर अपनी बात रखनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या आपका मानना है कि ये डील में एक बहुत बड़ी दुविधा और अड़ंगा लेकर आई है बात? इसको लेकर आप जो भी सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।